नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। साल 2024 देश की राजनीति में कभी न भूलने वाला होगा। राजनीति में कई ऐसी तस्वीरें इस साल उभर कर आईं जो हमेशा याद रहने वाली होंगी। चाहे बात तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने की हो, चाहे विपक्षी दलों को कुछ सीटों पर बढ़त की बात हो, संसद में धक्का मुक्की और मंदिर मस्जिद समेत कई ऐसी तस्वीरें इस साल उभर कर सामने आई। तो आइए जानते हैं साल 2024 में देश की राजनीति में हुए कुछ अनोखे और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। पूरा विश्व नए साल 2025 के स्वागत के लिए तैयार है। दिसंबर के साथ ही अब साल 2024 भी समाप्त होने की कगार पर है। साल 2024 की बात करें तो इसमें कई अच्छी और बुरी यादें रह जाएंगी। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में भी कई हलचलें हुई जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आइए इस साल 2024 में घटित होने वाली कुछ बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर नजर डालते हैं। देश की राजनीति में साल 2024 भी हर किसी के लिए यादगार रहने वाला है। हिंदुस्तान की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। इस साल देश में सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का हुआ, जिसमें देश की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व सौंपा। तो वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन राज्यों में बदलावों से सीख लेते हुए सभी नेता आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी ने फिर से कब्जा जमाया। लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में आम चुनाव 2024 के लिए मतदान हुआ। ये मतदान इस साल की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है। इस बार के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहे। एक तरफ जहां एनडीए अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी समर में उतरी थी, वहीं दूसरी तरफ एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस बनाया। चुनावी नतीजे सामने आए तो एनडीए 400 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वहीं विपक्षी दलों को भी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर बढ़त मिली। महाराष्ट्र के चुनाव। महाराष्ट्र में इस साल पूरे देश के साथ लोकसभा के चुनाव हुए तो वहीं विधानसभा के चुनाव भी हुए। लोकसभा चुनाव में जहां महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को निराशा हाथ लगी, तो वहीं विधानसभा चुनाव में इसी महाराष्ट्र की जनता ने दिल खोलकर महायुति गठबंधन को अपना समर्थन दिया। हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल कर राज्य में अपनी सरकार बनाई है। हालांकि यहां पर मुख्यमंत्री बदल गया है। पहले जहां एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे, तो वहीं इस चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव। इस साल जो सबसे चौंकाने वाले परिणाम रहे वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के हैं। एग्जिट पोल में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत बताई जा रही थी, लेकिन परिणाम विपरीत आए। बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। इस साल जम्मू कश्मीर में हुआ विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रहा। इस बार राज्य में 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव कराया गया। ऐसे में सभी की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई थीं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का दर्जा हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव हुआ। वहीं चुनाव की बात करें तो यहां मतदाताओं ने वोटिंग के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस चुनाव में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार वापसी की। वहीं उमर अब्दुल्ला को राज्य का सीएम चुना गया। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं रहा होगा। जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया।
इस घटना के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। वहीं दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं। इस बीच पार्टी के विधायकों की बैठक में आतिशी का नाम दिल्ली के सीएम पद के लिए आगे लाया गया और इस पर सभी ने अपनी सहमति भी जताई। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए कसम खाई कि दिल्ली के लोग उन्हें क्लीन चिट दे देंगे, तभी वो सीएम का पद स्वीकार करेंगे। राहुल गांधी की यूपी में वापसी। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बेहद खास रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में जहां राहुल गांधी को यूपी के अमेठी लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने अमेठी में वापसी की है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी को अमेठी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वायनाड लोकसभा सीट पर उन्हें जीत मिली थी, जिसके बाद वह वायनाड के सांसद बने रहे। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की और अमेठी की सीट से सांसद रहने का चयन किया। प्रियंका गांधी का चुनावी पदार्पण। नेहरू गांधी परिवार की एक अन्य सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस साल राजनीति में सक्रिय रूप से पदार्पण किया। लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी और वायनाड दोनों लोकसभा सीटों पर जीत के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ दिया था और अमेठी से सांसद बने रहे। इसके बाद से वायनाड की सीट खाली रही। वहीं अब वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतारा। इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने 64.99% वोट के साथ जीत हासिल की और पहली बार संसद पहुंची। हेमंत सोरेन को जेल। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए साल 2024 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। साल 2024 उनके लिए करारा झटका लेकर आया। उन्हें जनवरी में ही कथित घोटाले के केस में जेल में डाल दिया गया। इसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बना दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिली और उन्होंने दोबारा झारखंड के सीएम का पद संभाला। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। हालांकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर जीत दर्ज की और हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बने। बहरहाल 2024 का साल राजनीति में बड़े उथल पुथल और बदलावों के लिए याद रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे देश में मंदिर मस्जिद के मामले, केंद्र के बड़े फैसलों और ऐसे राजनीतिक विवाद जो 2024 में चर्चा में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। ये साल कई याद, कई इतिहास और कई विवादों के साथ विदा हो रहा है। इस साल न सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की, बल्कि कई ऐसी योजनाएं लेकर आए जिन्होंने देश के विकास में अहम योगदान दिया। वहीं इसके साथ इस साल संसद में धक्का मुक्की जैसी तस्वीरें भी सामने आई। वहीं मंदिर मस्जिद विवादों ने भी इस साल तूल पकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि उनकी सरकार लोगों के हितों के लिए काम करती रहेगी और यही कारण है कि इस साल भी मोदी सरकार की ओर से कुछ बड़ी घोषणाएं की गईं। आज हम आपको 2024 में घोषित की गई कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो पहले शुरू किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की सफलता के आधार पर केंद्र सरकार ने 2024 में दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों सहित भारत के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए इसके विस्तार की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन तक पहुंच प्रदान करना है। वहीं मोदी सरकार ने 2024 में एक प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा सुधार कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। 2024 में केंद्र सरकार ने देश भर में बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए
गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का विस्तार किया। शुरुआत में 2021 में शुरू की गई ये पहल परिवहन, लॉजिस्टिक्स और संचार जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना पर केंद्रित है। वहीं भारत को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए इस वर्ष राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था। मिशन नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हरित हाइड्रोजन एक नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत का उत्पादन करने पर केंद्रित है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है, चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। हम हर डिपार्टमेंटल साइलोज को तोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। अब सरकारें, सभी विभाग अपने अपने हिस्से का काम एडवांस में प्लान कर रहे हैं। इस नई अप्रोच ने डेवलपमेंट के कार्यों की स्पीड को बढ़ा दी है और स्केल भी बढ़ा दिया है। देखा जाए तो तीसरी मोदी सरकार में नए कानूनों को लाने को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार जिस एक देश एक चुनाव की बात सालों से करती आ रही थी, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच इसे लोकसभा में पेश किया, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को तानाशाही करार देते हुए संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की चुनौती और विपक्ष की मांग के मद्देनजर विधेयक को जेपीसी में भेजने पर हामी भर दी। वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड जैसे बिल को भी सरकार 2025 तक ला सकती है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी बिल थे जो अब राष्ट्रपति की मुहर के बाद 2024 में कानून की शक्ल ले चुके हैं और 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो चुके हैं। इन बिल की बात करें तो 1 जुलाई से इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू हो गए हैं। सीआरपीसी में 484 धाराओं की जगह बीएनएस में 531, आईपीसी में 511 धारा की जगह बीएनएस में 357 और आईईए में 167 धाराओं की जगह बीएसए में 170 धाराएं हैं। इन कानून के तहत पीड़ित को 90 दिन के भीतर मुकदमे की प्रगति जानने का अधिकार होगा। वहीं 0 एफआईआर के तहत केस दर्ज होगा। बच्चों को खरीदना, बेचना जघन्य अपराध होगा। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। साथियों, एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी सरकार में कई योजनाएं और कानून धरातल पर उतरे हैं। वहीं इसी बीच पॉलिटिकल ईयर 2024 में मंदिर मस्जिद मामले ने भी तूल पकड़ा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर कोर्ट में मामला चल ही रहा था कि इसी बीच संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक और विवाद भड़क गया। यहाँ सैकड़ों साल पुरानी जामा मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया है। जिले की सिविल कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को संभल की इस मस्जिद का सर्वे भी किया गया है, जिसके बाद प्रदेश में सांप्रदायिक सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर थी, जहां पर
कलयुग में विष्णु के दशावतारों में से एक कल्कि का अवतार होने वाला है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में हिंदू मंदिर होने के कोई सबूत नहीं है। अब इसी बीच में संभल में आए दिन यहाँ कोई न कोई नया खुलासा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ बंद पड़े 2 मंदिरों के ताले खोले गए हैं। एक मंदिर में कुआं भी मिला जिसमें से भगवान की मूर्तियां निकाली गईं। वहीं इसी बीच संभल के चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग को खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली है जिसमें कई कमरे नुमा आकृतियां दिख रही हैं। चंदौसी का लक्ष्मणगंज क्षेत्र 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और यहाँ सैनी समाज के लोग रहते थे। हालांकि अब ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहीं इसी संभल मुद्दे के बीच अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर बीते दिनों से पूरे देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत अजमेर के एक सिविल कोर्ट में दायर याचिका से हुई। इसमें हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीते 25 सितंबर 2024 को दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर होने का दावा किया। इसको लेकर उन्होंने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के तर्कों का हवाला दिया। इसमें अजमेर दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर का जिक्र किया गया है। विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका में जो तर्क दिए गए उनमें पहला तर्क है कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजा की बनावट हिंदू मंदिर के दरवाजों की तरह है। इनकी नक्काशी को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरगाह से पहले यहाँ हिंदू मंदिर रहा होगा। दूसरा तर्क ये कि दरगाह के ऊपरी हिस्से को देखें तो वहाँ हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। इनके गुंबदों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह का निर्माण करवाया गया। विष्णु गुप्ता का तीसरा तर्क ये कि देश में जहाँ भी शिव मंदिर हैं, वहाँ पानी और झरने जरूर होते हैं। ऐसा ही अजमेर दरगाह में भी है। संसद परिसर में अंबेडकर विवाद पर भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच धक्का मुक्की जैसी घटना जाते हुए 2024 में घटी, जहां गृह मंत्री अमित शाह के 17 दिसंबर को अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहनकर पहुंचे। हंगामा करते करते बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। उसी समय दोनों दलों के बीच टकराव हुआ। उस दौरान 2 भाजपा सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के सिर में चोट लग गई, जिसके बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर सांसदों को धक्का देने का आरोप लगाया। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जिससे दोनों सांसद गिर गए। वहीं नागालैंड से बीजेपी की सांसद एस फांगनोत कोन्याक ने कहा कि राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आकर खड़े हो गए थे। मैं बेहद असहज हो गई थी। राहुल ने मुझे धमकाया। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोज में, ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। तो वो हुआ है। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। बहरहाल ये तो थी पॉलिटिकल 2024 की कुछ प्रमुख घटनाएं, जिन्होंने जाते जाते कई इतिहास रचे, तो वहीं कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।